आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्गीकरण। अब ये जो इसके पहले वाला चैप्टर हमने देखा था कि प्राकृतिक वनस्पतियां क्या होती हैं, उनका वर्गीकरण तो स्वामित्व और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। आज प्राकृतिक वनस्पतियों की जो नेचर है, जो इनका विशेषता है, इनकी प्राकृतिक वनस्पतियों की खुद की विशेषता, उसके आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो बहुत से विद्वानों ने भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्गीकरण किया है, तो उसके हिसाब से नहीं देखेंगे, चूंकि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को इतना डिटेल में नहीं देखना है, जैसे चैंपियन महोदय ने किया था, बहुत से लोगों ने किया है, तो उसको इतना डिटेल में देखना नहीं है। तो हम लोग सामान्यतः जो वनस्पतियों का वर्गीकरण है, और इस चैप्टर में सबसे बड़ी बात है ना कि इसको समझ लीजिएगा कि इसमें जो वृक्ष हैं और जो प्राकृतिक वनस्पतियों का क्षेत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किस प्रकार के वन कहाँ पर पाए जाते हैं और उन वनों में प्रमुख वृक्ष कौन कौन है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, वर्गीकरण किया जाता है तो खुद वृक्षों के आधार पर और उनके स्वभाव के आधार पर कि उस वृक्ष का स्वभाव क्या है, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, यहाँ पर दो शब्द है, उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंध का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्ष भर तापमान अच्छा खासा प्राप्त होता रहे, औसत वार्षिक तापमान क्या हो, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस, इससे ऊंचाई रहे। और सदाबहार का मतलब होता है कि ऐसा वृक्ष या ऐसा वन जो वर्ष भर हरा भरा रहे, एवरग्रीन रहे, इसमें वर्ष भर ये पतझड़ न होता रहे। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि फरवरी और मार्च के महीने में देखते हैं कि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, ये जो हम लोग का प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है और ये जो विशाल मैदानी भाग है, इसमें देखते हैं ना कि फरवरी मार्च में बहुत से ऐसे वृक्ष हैं जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, फिर नई पत्तियां निकालते हैं, जैसे आम हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, बरगद हो गया, शीशम हो गया। ये क्या करते हैं कि कुछ समय तक अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और फिर नई पत्तियां, तो इनको पर्णपाती कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो सारी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं, बल्कि वो क्रमशः गिराते हैं। कुछ पत्तियां गिरती रहेंगी, कुछ निकलती रहेंगी, पूरा वन एक साथ हरा भरा दिखाई देगा, पर्णविहीन वन नहीं दिखाई पड़ेगा। ये कहाँ सदाबहार वनस्पतियां पाई जाएंगी, इनकी क्या विशेषता है कि यहाँ औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और यहाँ क्षेत्र कौन कौन से, इसका क्षेत्र क्या क्या है, देखिए, तो ये पूर्वोत्तर भारत का जो पर्वतीय इलाका है उसमें 1067 मीटर से नीचे वाले भाग में पूर्वोत्तर भारत का। ठीक है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इसको देखते हैं मैप पे, तो ये देखेंगे यार कि ये जो पर्वतीय भाग है, ये जो अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, इनका क्षेत्र जो 1067 मीटर से नीचे वाला क्षेत्र है। फिर ये पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी भाग है, ये वाला क्षेत्र, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत शामिल है। यहाँ पर क्या है, औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और वर्ष भर तापमान भी यहाँ पर क्या है, अच्छा खासा मिलता रहता है। तो ये क्षेत्र हो गया। अब इसकी विशेषता क्या है कि ये सघन वनावरण क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर वन बहुत घने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की उष्णार्द्र जलवायु है और यहाँ की लकड़ी क्या है, कठोर है। वनों की जो वृक्ष है, वनों में जो वृक्ष है उनकी लकड़ियां कठोर है, भारी है, इसलिए आर्थिक रूप से उतना ज्यादा ये दोहन नहीं किया गया है या उतना यूजफुल है। तो यूजफुल फिर भी अब तो इस समय तो मनुष्य किसका नहीं यूज कर ले रहा है। ठीक है, तो बाकी है, इसमें वृक्ष कौन से हैं, तो इसमें रबड़ है, महोगनी है, आबनूस है, सिनकोना है, व एबोनी है। इंपॉर्टेंट चीज यही है कि किस तरह के वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या इसको कहा जाता है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, या इसको वर्षा वन भी कहा जाता है। तो वहां पे भारत में क्या है, रबड़ है, महोगनी है, आबनूस है, सिनकोना है, एबोनी इत्यादि प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। क्षेत्र भी देख लीजिए। दूसरा है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, आर्द्र। यहाँ पर मानसूनी वन दो प्रकार के हैं, एक आर्द्र है और एक शुष्क है। तो देखिए, जो यहाँ पे आर्द्र वन दिखाएंगे मानसूनी, उसमें वार्षिक वर्षा की मात्रा क्या है, 100 से 200 सेंटीमीटर है, मतलब वर्षा अच्छी खासी मिल रही है। लेकिन वर्ष का कोई न कोई ऐसा मौसम है जिसमें सूखा पड़ता है या उतनी अधिक वर्षा नहीं होती है, जबकि यहाँ पर वर्ष में हर महीने कुछ न कुछ वर्षा होती है, तो साल भर आर्द्रता की मात्रा प्राप्त होती रहती है। यहाँ पर वर्ष के कुछ ऐसे महीने हैं जिनमें आर्द्रता की मात्रा थोड़ी कम होती है। अब क्षेत्र कहाँ है, पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग, हिमालय का तराई क्षेत्र,
बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि। अब ठीक है, देखते हैं इसमें। तो देखिए, ये हम लोग देखा था कि जो सदाबहार वनस्पतियां थी, तो ये पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग था, तो ये पश्चिमी घाट का अब पूर्वी भाग हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मानसूनी है। ठीक है, ये मानसूनी वन तो ये हो गया। फिर ये तराई वाले क्षेत्र पूरे हो गए। फिर ये बंगाल और उड़ीसा का, झारखंड का कुछ क्षेत्र हो गया। तो ये क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। तो ये क्या है कि इनमें जो पाए जाने वाले वृक्ष हैं वो आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इनका आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा विदोहन किया गया है। तो जैसे सागवन है, शाल है, चंदन है, शीशम है, महुआ है, आम है, नीम है, ये सब क्या है कि ये इमारती लकड़ी इनको बोला जाता है, इनको इमारती लकड़ी बोला जाता है। तो इनका बहुत ज्यादा विदोहन किया गया है। और जाहिर सी बात है कि जितने भी देखेंगे सागौन है या साल है, चंदन है, शीशम है, महुआ, आम है, इनसे फर्नीचर बनते हैं, घरों के सामान बनते हैं, जितने भी दरवाजे हो गए या बाकी सामान जो हो गए। ठीक है, तो ये भी इनका बहुत योगदान रहा है कि इसी कारण इनका ही महत्व है, तो इसी कारण इनका बहुत ज्यादा विदोहन हुआ है। तो इस समय जी उष्णकटिबंधीय मानसूनी आर्द्र वन है, इनका बहुत ज्यादा विदोहन हुआ है आर्थिक दृष्टि से और कृषि भूमि के विस्तार के लिए। तो ये देख लिया हम लोगों ने। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, ये शुष्क है। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आर्द्र। दोनों का सेम सेम ही, ये क्षेत्र लगभग उभयनिष्ठ है, एक ही जैसा है। लेकिन कहीं पर आर्द्रता की मात्रा थोड़ी कम है तो उसको शुष्क बोलते हैं, कहीं पर आर्द्रता की मात्रा थोड़ी अधिक है तो उसको आर्द्र बोल लेते हैं। अब यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है, 50 से 100 सेंटीमीटर है। मतलब आर्द्र मानसूनी वन की अपेक्षा यहाँ पे वर्षा की मात्रा थोड़ी कम है। क्षेत्र कहाँ है, पूर्वी राजस्थान जो अरावली पर्वत के पूर्व में है, उत्तर गुजरात का क्षेत्र जो है, पश्चिम मध्य प्रदेश का, ठीक है, जो आपका छिंदवाड़ा, अरे ये जो क्षेत्र है क्या बोलते हैं, रतलाम वगैरह का क्षेत्र जो है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश का, दक्षिणी पश्चिम उत्तर प्रदेश का, यानी कि जो बुंदेलखंड एरिया है, आगरा मथुरा हो गया, ये जो इटावा वगैरह हो गया, दक्षिण पंजाब का, हरियाणा, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र। तो इस मैप में अगर देखा जाए तो ये क्षेत्र कहाँ दिखाई पड़ रहा है आपको, तो ये जो अरावली पर्वत है इसके पूरब का ये क्षेत्र हो गया, ये पंजाब हरियाणा का क्षेत्र हो गया, फिर ये क्षेत्र जो हो गया। ठीक है, ये क्षेत्रों में क्या होता है कि ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी शुष्क वन होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये पतझड़ होता है। पतझड़ तो आर्द्र मानसूनी वाले क्षेत्रों में भी होता है, लेकिन यहाँ पर शुष्कता थोड़ी ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर इनको देखा गया है। अब इनमें प्रमुख वृक्ष क्या है, महुआ है, बबूल है, पलाश है, तेंदू है, खैर है, कीकर है, पीपल है, बरगद है। लेकिन देखिए सिर्फ यही नहीं है, इन क्षेत्रों में बाकी भी चीजें पाई जाएंगी, सागवन भी पाई जाएगी, शीशम भी पाई जाएगी, आम भी पाया जाएगा। तो ये एक उभयनिष्ठ क्षेत्र है। बस इसमें ये होता है कि थोड़ी कहीं पर वर्षा कम है तो इन वृक्षों की प्रधानता ज्यादा है, और कहीं पर थोड़ी वर्षा अधिक है तो ये वृक्ष भी मिलेंगे, लेकिन बाकी वृक्षों की जैसे सागवन है, शीशम है, आम है, महुआ, उनकी प्रधानता थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। फिर है मरुस्थली या अर्ध मरुस्थली वनस्पतियां। यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से कम है, यानी कि ये अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात। तो ये मुख्यतः कहाँ पाए जाएंगे, पश्चिमी राजस्थान, यानी कि जो थार का क्षेत्र है ये है, और उत्तरी गुजरात वाला ये क्षेत्र है, यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, ये वनस्पतियां। अब यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कम होती है, और वृक्षों के लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग कंडीशन क्या है, तापमान और आर्द्रता। तो तापमान तो यहाँ पर्याप्त रहता है, लेकिन आर्द्रता की मात्रा इतनी कम होती है कि वृक्ष सही से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ मुख्यतः वृक्ष क्या है, खेजरा है, खजूर है, नागफनी है, ठीक है, और बबूल है। देखिए जो नागफनी और बबूल है, खजूर है, खेजड़ा है, ये उन क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई पड़ेंगे जहां आर्द्रता की मात्रा कम हो। तो ये क्या करते हैं ना कि जैसे नागफनी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि नागफनी क्या करती है कि अपने पास वाटर स्टोरेज के लिए, या यहाँ पे सबसे इन उन क्षेत्रों में, जिस क्षेत्रों में ये पौधे या पादप उग रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उन क्षेत्रों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वहां पे सबसे प्रीशियस चीज है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। आर्द्रता बचाए रखने के लिए ये पादप क्या करते हैं
कि या तो अपनी पत्तियों को ये बहुत ज्यादा सख्त कर लेते हैं, मोम की तरह से बना लेते हैं, या अपनी छाल को बहुत खुरदुरा बना लेते हैं कि जिससे इवापोट्रांसपिरेशन ना हो, ठीक है। या जैसे नागफनी तो एक चरम रूप से अपना परिवर्तन कर लेता है कि या तो पत्तियों को कांटे के रूप में परिवर्तित कर लेगा, स्पाइक के रूप में, या पत्तियां क्या होती हैं, बहुत छोटी होती हैं या होती ही नहीं है, और अपनी तना को पल्पी बना लेता है कि उसमें अधिक से अधिक वाटर स्टोर किया जा सके, और साथ में जो वाटर स्टोर है उसको बचाए रखने के लिए परभक्षियों से या दूसरे जीव जंतुओं से वो थोड़ा सा उसको टॉक्सिक कर लेता है, जहरीला कर लेता है, कसैला कर लेता है। तो ये इनकी स्ट्रेटजी है। दूसरी बात कि इनकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं पानी की तलाश में। तो जो भी ये वृक्ष है ये वाटर को बहुत अधिक प्रीशियस मानते हैं, और वाटर जो इनके पास होता है, रिसोर्स होता है, उसको बचाने के लिए अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी अपनाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं ज्वारी वन क्या है। इसको मैंग्रोव वनस्पति भी कहा जाता है, गरान वनस्पति भी कहा जाता है, और ये मुख्यतः उन क्षेत्रों में उगते हैं जहां लवणीय पारिस्थितिकी तंत्र है। मतलब ये खास करके जहाँ पे समुद्र तटवर्ती क्षेत्र है, जहाँ पे क्या है कि एक कहा जाता है कि ट्रांजिशन इकोसिस्टम है, यानी कि स्वच्छ जल इकोसिस्टम भी है और वहां पे सलाइन इकोसिस्टम भी है, सलाइन वाटर इकोसिस्टम भी है, जैसे लवणी जल हो गया, स्वच्छ जल हो गया, वहां पे उत्पन्न होते हैं। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है ना कि इन क्षेत्रों में जो ज्वारी वन होते हैं या जो मैंग्रोव होते हैं, इनकी विशेषता होती है कि इनकी वनस्पतियां जो है अच्छा खासा जड़ों का एक जाल बनाए रहती है, और इनके ऊपर वृक्ष विकसित होता है। तो जब ज्वार के समय पानी आता है तो इन जड़ों को ही प्रभावित कर पाता है, ऊपर का जो वृक्ष है ये पूरी तरह से बचा रहता है, ठीक है। फिर ज्वार जो उतर जाता है तो ये ऐसे एक ट्रांजिशन जोन में होते हैं कि जहाँ पे स्वच्छ जल और लवणी जल, सलाइन वाटर दोनों आता रहता है। तो इस तरह से इनका, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में सुंदरवन का डेल्टा हम लोग बोलते हैं ना, तो सुंदरवन का डेल्टा इसलिए बोलते हैं कि वहां पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, उसकी प्रधानता है। लेकिन यहाँ पर भी वनस्पतियां कई प्रकार की हो सकती हैं, और ये बहुत ज्यादा जो होते हैं, जो वनस्पतियां होती हैं, जो ज्वारी वन की वनस्पतियां होती हैं, ये इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों प्ले करती है? क्योंकि एक तो ये मृदा कटाव या जो सागर से कटाव होता है उसको रोकती है। दूसरी बात कि जो सागरी जीव होते हैं उनके लिए ये एक पालने का काम करती है। जो जीव जंतु होते हैं सागर में वो यहाँ पे अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं या उनका संवर्धन करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज के समय में दुनिया में जो ज्वारी वन है ना वो बहुत ज्यादा दुष्प्रभावित हो रहे हैं। भारत में भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कि ये गुजरात तट पे मिल जाते हैं, अंडमान निकोबार में, आंध्र प्रदेश तटवर्ती क्षेत्रों में, तो ये बहुत ज्यादा दुष्प्रभावित हो रहे हैं। इनका क्षेत्र कहाँ है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, अंडमान निकोबार एवं भारत का जितने भी तटवर्ती क्षेत्र हैं थोड़ी बहुत मात्रा में हर जगह ये मिल ही जाते हैं, जो ज्वारी वन है, या इनको मैनग्रोव वनस्पतियां भी कहा जाता है, ठीक है। फिर अब है आर्द्र शीतोष्ण वन। आर्द्र शीतोष्ण वन का मतलब है कि ऐसे वन जो औसत रूप से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उत्पन्न होते हैं। और ये 1500 मीटर की ऊंचाई पे कहाँ उत्पन्न होंगे? तो एक तो हिमालय का क्षेत्र हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1500 मीटर की ऊंचाई मिलेगी, और दूसरा ये जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है इसमें ये इस ऊंचाई पर ये उगते हैं, ठीक है। तो ये जो आर्द्र जो ये दिखाया जा रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं कि आर्द्र शीतोष्ण वन जो है, इसका मतलब है कि यहाँ पर औसत तापमान कभी कभी बहुत कम चला जाता है, लेकिन गर्मियों में तापमान अधिक रहता है, और आर्द्रता यहाँ बनी रहती है, ठीक है। तो ये आर्द्रता यहाँ पर बनी रहती है। अब इनमें प्रमुख वृक्ष क्या है? फर्न है, मैग्नोलिया है, लॉरेल है, एल्म है, ये इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। और ये मुख्यतः इनका क्षेत्र कहाँ होगा? ये मुख्यतः हिमालय के क्षेत्र में होंगे, कुछ पश्चिमी घाट पर होंगे, ठीक है। तो ये इनका क्षेत्र हो गया। फिर है हिमालयी शुष्क शीतोष्ण वन। ये क्या था? आर्द्र शीतोष्ण वन था। ये क्या है? शुष्क शीतोष्ण वन, यानी कि यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा क्या है? थोड़ी कम होगी। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा क्या है? लगभग 100 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 100 से 150 सेंटीमीटर यहाँ पर होगी, ठीक है। अब ये क्षेत्र कहाँ पे है? तो लद्दाख है, बाल्टिस्तान है, चंबा है, लाहौल है, गढ़वाल है, यानी कि ये मुख्यतः हिमालय के पश्चिमी भाग में ये पाए जाते हैं। हालांकि पूर्वी भाग में भी ये पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः ये पश्चिमी भाग में इस ऊंचाई तक है, ठीक है, इनकी ऊंचाई तक होती है। अब इनमें वृक्ष क्या है? देवदार है, जूनिपर है, मैपिल है, ये इत्यादि वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम बताते हैं आपको भी। अगला है अल्पाइन वन। ये क्या है?
कि 2850 से लेकर 3600 मीटर के बीच में पाए जाते हैं। मुख्यतः कहाँ पाए जाएंगे? मुख्यतः कहा ये मेनली कहाँ पाए जाएंगे? ये हिमालय में पाए जाएंगे, क्योंकि प्रायद्वीप भारत में इस ऊंचाई पे कोई भी पहाड़ी नहीं है, तो वहां पे तो पाए नहीं जाएंगे। इनमें क्या है? जूनिपर है, बर्च है, आलूचा है, सिल्वर फर है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो जो देवदार है, स्प्रूस है, सब उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाएंगे। अब देखिए हम लोग को करना क्या है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि जो वृक्षों के नाम है, ठीक है, यूपीएससी का अगर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछा जाता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो एक तो ये होता है कि इस तरह की वनस्पति कहाँ पाई जाती है, सदाबहार वनस्पति कहाँ पाई जाती है, सदाबहार वनस्पति की क्या विशेषता है, ऐसे इंडिकेशन देके देगा। ऐसा क्षेत्र जहां पे वर्ष भर वर्षा होती है, तापमान भी अधिक कुछ होता है, वहां पे किस प्रकार के वृक्ष पाए जाएंगे, वहां पे दे देगा महोगनी, आम, महुआ, ठीक है, खजूर, इस तरह से दे देगा। उसमें से आपको करना रहेगा। दूसरा ये कर देगा कि सीधे सीधे महोगनी नाम देके पूछ लेगा कि महोगनी वृक्ष किस प्रकार की जलवायु कंडीशन में पाए जाते हैं या किस प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये भी देख सकता है। फिर एक तो देता है जैसे यूपीएससी पूछ लेता है वृक्षों का नाम दे देगा, कहेगा उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ इनका मिलान कीजिए। जैसे क्या करेगा, वो दे देगा महोगनी दे देगा, फिर आम दे देगा, फिर इसके बाद दे देगा वो मैपिल दे देगा या जूनिपर दे देगा या स्प्रूस दे देगा, फिर दे देगा लाइकेन दे देगा। तो कहेगा दक्षिण से उत्तर की तरफ या उत्तर से दक्षिण की तरफ इनका अरेंजमेंट करो, तो इस तरह से भी पूछ सकता है। तो ये चीज देखना है हम लोग को। फिर ये पूछ सकता है कि सदाबहार वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं। अब दे देगा केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। अब इसमें आपको छाटना, तो इसमें हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग फिर डिस्कस करेंगे इन वनस्पतियों का क्या महत्व है, ठीक है, महत्व है उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।